बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ कोलॉइड्स का टॉपिक डिस्कस करूँगी और उसमें मेरे हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये मुझसे किसी ने कहा था कि मैं कोलॉइड्स के चैप्टर पे शॉर्ट वीडियो या शॉर्ट नोट्स जो है जिनमें आपको कुछ बातें याद रखनी होती हैं उस फॉर्म में मैं आपके साथ शेयर करूँ। इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस, देन कोलॉइड्स का जो सिस्टम है दैट इज़ हेट्रोजीनियस सिस्टम, उसके बाद कोलॉइड्स की या फिर हम सोल कह सकते हैं उनकी प्योरीफिकेशन, प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन। उसके बाद हम जेल को पढ़ेंगे, इनकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, एरोजोल्स, इमल्जन्स और सर्फेक्टेंट। इतना इनफ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्रिस्टलाइड्स और कोलॉइड्स दो चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं यहाँ पेन का इस्तेमाल कर लेती हूँ ताकि आपको ज़रा आसानी हो। यहाँ पे क्रिस्टलाइड्स लिखा है और कोलॉइड्स लिखा हुआ है। तो क्रिस्टलाइड्स क्या हैं? बेसिकली शुगर या सॉल्ट के जो एक्वस सॉल्यूशंस हैं जो परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकते, वो क्रिस्टलाइड्स हैं। और कोलॉइड्स वो हैं जो कि परमिएबल मेम्ब्रेन से, एनिमल या वेजिटेटिव मेम्ब्रेन से पास कर सकते हैं। और इनकी एग्जांपल में आ जाते हैं आपके पास ग्लू, जेलेटिन, स्टार्च एक्सेट्रा, इनके सॉल्यूशंस जो होते हैं। अभी हम इनके साइज़ की भी बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि इनको क्लासीफाई किसने किया। थॉमस ग्राहम ने सॉल्यूशंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स। ये तीनों, इनमें साइज़ का डिफरेंस है, इनमें बाकी प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस है जो हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि जो सबसे स्मॉलर साइज़ पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे ट्रू सॉल्यूशन के अंदर होते हैं और यहाँ पे रेंज भी लिखी हुई है, ये सेंटीमीटर में लिखी हुई है और आपको सारे यूनिट की कन्वर्जन आनी चाहिए। लाइक नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इनवर्स है। तो यहाँ मैंने नैनोमीटर में डिस्कस किया, यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो आपको आइडिया होना चाहिए हाउ टू कन्वर्ट नैनोमीटर इनटू सेंटीमीटर और हाउ टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू नैनोमीटर। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज 0.1 to 1 नैनोमीटर है। देन आपका जो इंटरमीडिएट आता है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान आपके कोलॉइड्स आते हैं और कोलॉइड्स का जो साइज़ है 1 to 1000 नैनोमीटर है। कुछ बुक्स में 100 नैनोमीटर लिखा है, कुछ में 1000 लिखा है, तो ज़्यादातर बुक्स में यही मिला है 1000 नैनोमीटर। और मतलब मुख्तलिफ बुक्स हैं, मुख्तलिफ उनकी क्लासिफिकेशन है, लेकिन इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास सस्पेंशन आता है और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोलॉइडल सॉल्यूशन से ऑब्वियसली ग्रेटर होते हैं, उनके साइज़ ज़्यादा होता है एंड इट इज़ अबव 1000 नैनोमीटर। यहाँ पे जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है होमोजेनस सिस्टम है, लेकिन जो कोलॉइड्स हैं ये आपके हेट्रोजीनस सिस्टम है। मतलब इसमें दो फेजेस हैं। एक फेज़ है आपकी डिस्पर्स्ड फेज, जिसमें आपके जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो इनर फेज बना रहे हैं। इस इमेज से आपको एक्सप्लेन अच्छा हो जाएगा। डिस्पर्जन मीडियम वो मीडियम है, जैसे हम सॉल्वेंट कह रहे हैं। हम आगे इसको डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे आप समझें कि आपका मीडियम जो है कोई लिक्विड है और उसके अंदर आपके ये पार्टिकल्स डिस्पर्स हुए हुए हैं, तो इट इज़ द डिस्पर्जन मीडियम एंड इट इज़ डिस्पर्स्ड फेज। सही है। तो यहाँ पे आपके दो सिस्टम हो गए, सो इट इज़ अ हेट्रोजीनस सिस्टम। फिर आपका कोलॉइड बनता है। अब डिपेंड करता है, आप सोल भी कहते हैं आप कोलॉइड्स को, विच मीन्स सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, और बेंजोसोल्स, हाइड्रोसोल्स, अल्कोसोल्स, ये ऑन द बेसिस ऑफ इनके जो मीडियम है ना, सॉल्वेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बेंजोसोल तो होगा तो डिस्पर्जन मीडियम बेंजीन है, हाइड्रो होगा तो वाटर, और अल्कोहल होगा तो अल्कोसोल्स। सोल्स की जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप में हुई है, लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल। नेक्स्ट, लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल में एक बेसिक डिफरेंस है, ये याद रखिएगा। जो लायोफिलिक सोल हैं ये डिस्पर्जन मीडियम के लिए अफिनिटी रखते हैं, ये अट्रैक्शन शो करते हैं, सॉल्वेट हुए हुए होते हैं, ठीक है, इनकी हाइड्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लायोफोबिक। फोबिक मीन्स टू फियर। तो ये जो डिस्पर्जन मीडियम है उसके साथ इतनी ज़्यादा अफिनिटी शो नहीं करते, जिसकी वजह से ये इरिवर्सिबल सोल्स भी कहलाते हैं। और लायोफिलिक सोल को रिवर्सिबल सोल कहा जाता है। रिवर्सिबल सोल कैसे कहा जाता है कि अगर इनकी प्रेसिपिटेशन हो जाए तो अपॉन एडिशन ऑफ वाटर और एनी अदर काइंड ऑफ मीडियम ये दोबारा से आपका सोल बना लेंगे। लेकिन अगर लायोफोबिक सोल्स हैं तो इनकी अगर एक दफ़ा प्रेसिपिटेशन हो जाए तो अपॉन एडिशन ऑफ दैट डिस्पर्जन मीडियम
दे आर इरिवर्सिबल, ये वापस जाके आपको सोल्स नहीं देते. They are more stable, obviously they are more stable because of showing greater affinity for dispersion medium. That means that they have higher hydration value. तो ये इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है. इनकी एग्जाम्पल गिवन है गम, जेलेटिन, प्रोटीन, ऑब्वियसली इन वाटर. तो वाटर कहेंगे तो उसका मतलब हाइड्रोसोल्स है. गोल्ड, सल्फर, फेरिक हाइड्रोक्साइड इन वाटर, तो ये लायोफोबिक सोल्स की एग्जाम्पल हैं. मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑब्वियसली बहुत बड़े लार्ज साइज मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जिनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, और जो पहले इनका ट्रू सोल्यूशन बनता है, देन दे आर कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, सेलुलोज एंड रबर. मिसाइल्स क्या होते हैं? अगर एक मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों एंड हों और उसको आप वाटर में डिस्पर्स कर दें, वाटर आपका डिस्पर्जन मीडियम है और आपका जो मॉलिक्यूल है वो डिस्पर्स्ड फेज है, दैट हैव बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड्स, तो वो एग्रीगेट बना के आपके मिसाइल्स बना देते हैं. एग्रीगेट बेसिकली एसोसिएट हो जाते हैं, एसोसिएशन बना लेते हैं, जुड़ जाते हैं. तो जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो आउटसाइड ऑफ मिसाइल की बाहर वाली साइड पे होता है, और जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो मिसाइल की अंदर वाली साइड पे है. अब जो डिस्पर्स्ड फेज अगर मिसाइल होगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, तो उस कोलाइड को हम क्या कहेंगे? एसोसिएशन कोलाइड, क्योंकि मिसाइल जो है ये एग्रीगेट बना लेता है. नेक्स्ट, यहाँ पे आपको थोड़ा ब्लर नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपको मुख्तलिफ बुक्स में ये कंपैरिजन मिल जाएगा. सिर्फ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती थी कि लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल में बेसिक डिफरेंस क्या है. तो आपने ये 4-5 चीज़ें याद रखनी है. सॉल्वेशन के टर्म में याद रखें कि लायोफोबिक सोल सॉल्वेशन नहीं होती उनकी, जबकि लायोफिलिक सोल ऑब्वियसली दे आर गुड, दे हैव गुड हाइड्रेशन एंड सॉल्वेशन. टिंडाल इफेक्ट लायोफोबिक सोल एग्जिबिट करते हैं बट लायोफिलिक एग्जिबिट नहीं करते. देन चार्ज ऑन पार्टिकल्स, उसके बाद लायोफोबिक सोल्स पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं और लायोफिलिक सोल के ऊपर कम, थोड़ा सा कम या ज़रूरी नहीं कि चार्ज हो. यहाँ पे इनकी सॉल्वेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इनकी हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. नेक्स्ट, ये जो मैंने यहाँ पे आपका डाला है, तो ये टेबल आपको ज़रूर याद होना चाहिए. व्हाट इज़ द डिस्पर्स्ड फेज, व्हाट इज़ द डिस्पर्जन मीडियम, एंड इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी. जैसे आप देखें कि गैस इन लिक्विड है, तो डिस्पर्स्ड फेज आपके गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड मीडियम के अंदर डिस्पर्स हुए हुए हैं, तो वो आपका फोम बनाएगा, लाइक व्हिप्ड क्रीम, सोप, लेदर एक्सेट्रा. यहाँ हम इमल्जन की बात करें तो लिक्विड इन लिक्विड इज नोन एज इमल्जन, जैसे आपका ऑयल इन वाटर है या मिल्क है. सिमिलरली अगर हम स्मोक की बात करें तो आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं लाइक डस्ट, सूट वगैरह, कार्बन पार्टिकल्स ना, जो ऑटोमोबाइल से या इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, तो उनको अगर वो एयर में शामिल हो जाएं तो आपका ऑब्वियसली स्मोक बनेगा, धुआं जिसको कहते हैं. कार्बन एटम्स, सूट वगैरह, या फिर आपकी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, दे आर ऑब्वियसली सॉलिड वन. तो जब एयर में आपके एयर डिस्पर्जन मीडियम है, तो ये जब इसके अंदर जाते हैं तो ये आपका स्मोक जनरेट करते हैं. ठीक है, सारी एग्जांपल्स भी आपने याद रखनी है. नेक्स्ट, यहाँ पे आपको ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल डिस्पर्जन और कोर्स सस्पेंशन की डिफरेंस मिल जाएगा. और फेज कौन कौन सी हैं, ये होमोजीनस है, ये हेट्रोजीनस है, ये भी हेट्रोजीनस है. देन विजिबिलिटी इनकी देख लें किस किस माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है या नेकेड आई से देखा जा सकता है. तो कोर्स जो सस्पेंशन है उनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, आपको पता है इन दोनों से, तो इसलिए ये नेकेड आई से देखे जा सकते हैं. और जो कोलाइडल सस्पेंशन है ये आप ऑर्डिनरी में नहीं देख सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. और जो ट्रू सॉल्यूशन है जिनके पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल है, ये आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी इनविजिबल है. उसके अलावा आपको चार्ज पता होना चाहिए. देन फिल्टरेबिलिटी पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो आपके सॉल्यूशन है वो फिल्टरेबल हैं विद ऑर्डिनरी पेपर और बाय अल्ट्रा फिल्टर्स. ग्रेविटी का इफेक्ट और एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए. नेक्स्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल्स की प्यूरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? डायलिसिस से, इलेक्ट्रोडायलिसिस से और पेप्टाइजेशन, ये 3 मेथड हैं आपके पास. डायलिसिस क्या है कि जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह कभी कभार सोल की प्रिपरेशन में जो आ जाते हैं, आपने उसको रिमूव करना है, सोल को प्यूरिफाई करना है. तो उन आयंस मॉलिक्यूल्स को
सोल से निकालना बाय डिफ्यूजन, ऑब्वियसली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप उसके अंदर डालेंगे, एनिमल मेम्ब्रेन, वेजिटेटिव मेम्ब्रेन, और उससे आप उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। जो अपरेटस यूज़ होता है वो डायलाइजर होता है, और जो मेम्ब्रेन यूज़ होती है वो पार्चमेंट पेपर हो सकता है, सेलोफेन शीट हो सकती है, सेलुलोज एसीटेट हो सकता है, एनिमल ब्लैडर हो सकता है। और ये बहुत स्लो प्रोसेस है, एफिशिएंट नहीं है। इसके बजाय अगर हम इलेक्ट्रोडायलिसिस करें तो वो ज़्यादा रैपिड है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा। अपरेटस यूज़ होगा वो इलेक्ट्रोडायलाइजर है, 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं इसके अंदर हम, और जो प्रोसेस टाइप है वो है रैपिड, फास्ट, एंड इट इज़ मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू द डायलिसिस मेथड। नेक्स्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सॉरी मैंने पेप्टाइजेशन बोल दिया था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसकी थर्ड टाइप है। सोल की सेपरेशन हम कर सकते हैं फ्रॉम मीडियम एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय अल्ट्रा फिल्टर। यहाँ पे जो अपरेटस यूज़ होगा वो अल्ट्रा फिल्टर है, और इसमें होता क्या है कि आप ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के ऊपर ही सेलोफेन मेम्ब्रेन को इम्प्रेगनेट कर देते हो। तो इससे आपका जो स्लो जो प्रोसेस है वो ये है कि थोड़ा एफिशिएंट हो जाता है, होता स्लो है, लेकिन सक्शन अगर प्रोवाइड की जाए या प्रेशर दिया जाए तो उससे ये काफ़ी रैपिड हो जाता है। और ये प्रोसेस बैक्टीरियोलॉजी में यूज़ होता है टू रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम द सोल्यूशन। यहाँ पे राइट साइड में मैंने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो अपरेटस है पूरा सेटअप है वो आपको दिखाया है। ये आपके सोल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ऊपर से प्रेशर से मैंने वो कहा कि ये जो प्रोसेस है वो फास्ट हो सकता है। ये मेम्ब्रेन है आपकी, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट नीचे निकल रहा है उसमें आपके मीडियम और इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि उनके पार्टिकल्स थोड़े स्मॉल साइज में हैं तो वो निकल जाएंगे, पीछे आपका जो सोल है वो बच जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल। अब सोल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये फिल्टर पेपर से फिल्टर हो सकते हैं, डिफ्यूजन रेट इनका स्लो है, हेट्रोजीनियस सिस्टम है, पहले ही मैंने आपको बता दिया। विजिबिलिटी, ये आप ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, बट अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। उसके बाद सरफेस टेंशन की बात करें तो 2 तरह के जो मैंने आपको सोल बताए थे, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। पहले मैं लायोफोबिक की बात करती हूँ। सरफेस टेंशन के केस में इसकी कोई डिफरेंस नहीं है डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम के अंदर, लेकिन आपका जो लायोफिलिक सोल है उसकी सरफेस टेंशन प्योर मीडियम से कम होती है। विस्कोसिटी, लायोफोबिक सोल में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन लायोफिलिक सोल में जो सोल्स हैं उनकी विस्कोसिटी प्योर मीडियम से ज़्यादा होती है। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। टिंडाल इफेक्ट बहुत फेमस इफेक्ट है, और जो टिंडाल इफेक्ट है ये आपका ट्रू सॉल्यूशन भी शो नहीं कर सकता। टिंडाल इफेक्ट आपका ये कोलाइड्स शो करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय सोल पार्टिकल्स इन ऑल डायरेक्शन, तो ये जो आपके सॉल्यूशन के अंदर जो आपका डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड्स के अंदर, सोल्स के अंदर, नॉट सॉल्यूशन, सोल्स के अंदर आपके जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं जब इन पे लाइट स्ट्राइक करती है तो ये सारे डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और एक कोन बनाते हैं जिसको हम टिंडाल कोन भी कहते हैं। इसकी कुछ इस तरह से शेप होती है। ओके, ज़िग्मोंडी ने इस फिनोमिना को यूज़ करते हुए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप सेटअप किया जिसके अंडर हम कोलाइड्स की ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन ये इफेक्ट शो नहीं करते टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ देयर पार्टिकल्स। फैक्टर्स किस किस पे डिपेंड करते हैं, आपकी ये जो इंटेंस कितनी लाइट ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ये 4 फैक्टर्स हैं। शेप ऑफ पार्टिकल्स, ऑब्वियसली डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स, डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड 1/4 ऑफ द wavelength power in reciprocal of 4th power of the wavelength। ब्राउनियन मूवमेंट, ऑब्वियसली ये क्या है, जिगजैग मूवमेंट है, हर डायरेक्शन में मूवमेंट है कोलॉइडल पार्टिकल्स की। तो ये पार्टिकल जो है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं जिगजैग पोजीशन में, मूवमेंट में ये एक जगह नहीं है, या इनकी कोई यूनिफॉर्म मूवमेंट नहीं है, इनकी जिगजैग हर डायरेक्शन में मूवमेंट है। इसको हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय और डिस्कवर्ड बाय सर रॉबर्ट ब्राउन। और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो मैंने अभी आपको बताया कि उसको यूज़ किया गया इस इफेक्ट को देखने के लिए, फिनोमिना को देखने के लिए।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती हैं, और जो कोलॉइड्स हैं वो भी आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, लाइक एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट, लाइक लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इसमें थोड़ा सा कम होता है। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़, अब इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सोल के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सोल्स या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, और फिर जाहिर सी बात है काउंटर आइंस आके उसको स्टेबल कर देते हैं। एग्जाम्पल हम पॉजिटिव के देखें तो आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, क्योंकि ये जब फेरिक क्लोराइड से मीडियम से बन रहा था तो उस प्रोसेस के दौरान इसके ऊपर आपका ये चार्ज आ जाता है, तो ये पॉजिटिव आपका सोल है। आर्सेनियस सल्फाइड के केस में देखें तो ये नेगेटिव चार्ज है, और मैंने आपको पहले बताया था टेस्ट डिस्कशन के दौरान भी कि जो सल्फाइड है इसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ओवरऑल चार्ज ऑब्वियसली काउंटर आइन से बैलेंस हो जाता है। यहाँ पे अगर +3 है तो यहाँ पे कोई एनाइन होना चाहिए जिसके ऊपर -3 हो। इसी तरह अगर यहाँ पे -2 चार्ज है तो यहाँ पे कोई कैटायन आना चाहिए विद +2 चार्ज। हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर, यहाँ पे आप देखें कि कोलाइडल पार्टिकल्स ऑब्वियसली या पॉजिटिवली चार्ज हैं या नेगेटिवली चार्ज हैं। अगर जो पॉजिटिवली चार्ज की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे इस तरह की एग्जांपल दी गई है, ये पॉजिटिवली चार्ज सोल है आपका, और ये जो फर्स्ट लेयर आपकी बनाएगा, जो फर्स्ट लेयर है ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करती। अब जो सेकंड लेयर है ऑब्वियसली वो किस चीज़ की होगी, आपके काउंटर आइंस की होगी, और दैट इज़ मूवेबल। यहाँ पे पॉजिटिव है तो काउंटर आइन इसका नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होता तो काउंटर आइन पॉजिटिव होता। ये आपकी 2 लेयर्स हैं जिनको हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर। एक कॉम्पैक्ट लेयर है, फिक्स्ड है, और एक डिफ्यूज लेयर है, मूवेबल है। यहाँ देखें कि आपकी जो उसके बाद फिक्स लेयर और मूवेबल लेयर के बाद एक लेयर बनती है डिफ्यूज लेयर, जिसके अंदर आपके पास दोनों चार्जेस हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। यहाँ देखें तो जो पोटेंशियल है जीटा पोटेंशियल, दैट इज डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन कॉम्पैक्ट एंड बल्क ऑफ सॉल्यूशन अक्रॉस द डिफ्यूज लेयर। तो यहाँ पे आपकी जो कॉम्पैक्ट लेयर है और ये जो आपका डिफ्यूज लेयर है, इसके अक्रॉस आपके बल्क ऑफ सॉल्यूशन के जो डिफरेंस आ रहा है पोटेंशियल का, वो है जीटा पोटेंशियल। इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या फ़र्क है, ये जीटा पोटेंशियल की ही आगे से जो है एक एप्लीकेशन है कि अगर मूवमेंट जो डिस्चार्ज आपके डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होते हैं उनकी मूवमेंट होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस है। लेकिन अगर डिस्पर्स्ड फेज के बजाय डिस्पर्स्ड या डिस्पर्जन मीडियम की मूवमेंट हो तो ये इलेक्ट्रोऑस्मोसिस होगी, ऑब्वियसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रेसिपिटेशन या कोएगुलेशन ऑफ सोल्स, तो आपके पास 2 सोल्स हैं, लायोफोबिक सोल्स, इनकी स्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होती है। मैंने आपको बताया था या तो पॉजिटिव होते हैं या ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अगर इसका चार्ज रिमूव हो जाए तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, और ये इरिवर्सिबल है तो ये वापस से आपको सोल भी नहीं देंगे। ये लेस स्टेबल भी हैं। लायोफिलिक सोल्स, इनमें स्टेबिलिटी, इनका चार्ज तो कम है, इन पे कभी मोस्टली केसेस में चार्ज नहीं भी होता, लेकिन इनकी हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है, सॉल्वेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग है, सॉल्वेंट लविंग है। अगर इसमें हम चार्ज और हाइड्रेशन सॉल्वेशन रिमूव कर दें तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। अब आपको पता है कि जब प्रेसिपिटेट हो जाएंगे तो ये वापस भी जा सकते हैं इनटू द सोल फॉर्म बिकॉज दे आर रिवर्सिबल सोल्स। अब जो आपकी एग्रीगेशन, फ्लोकुलेशन एग्रीगेशन को कहते हैं, तो अगर आपकी जो डिस्चार्ज सोल पार्टिकल्स हैं उनकी एग्रीगेशन हो उसको हम प्रेसिपिटेशन कह देंगे। या डिस्चार्ज हो गए ना, आपका चार्ज ही रिमूव हो गया, प्रेसिपिटेट्स बन गए, तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं प्रेसिपिटेशन। दोनों के केसेस में आप देख रहे हैं कि जो आपके डिस्चार्ज सोल पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ एग्रीगेट बना लेंगे, फ्लोक्यूलेट कर लेंगे, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन मेथड। नेक्स्ट,
हार्डी स्कूल्स रूल, और ये रूल जो है कहता है कि जितनी आपके कैटाइन या एनाइन की वैलेंसी ज़्यादा होती जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती जाएगी, उतना ही प्रेसिपिटेटिंग इफेक्ट मोर प्रोनाउंस्ड होगा, उतनी ही प्रेसिपिटेटिंग पावर ज़्यादा होगी। अब प्रेसिपिटेटिंग पावर और चीज़ है, और आपकी जो प्रेसिपिटेशन वैल्यू है या फ्लोक्यूलेशन वैल्यू है ये और है। प्रेसिपिटेशन पावर ये इंक्रीज करती है विद चार्ज, लेकिन जो आपकी फ्लोक्यूलेशन वैल्यू या प्रेसिपिटेशन वैल्यू है ये किसको कहते हैं? मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यू रिक्वायर्ड इन मिलीग्राम टू ब्रिंग अबाउट प्रेसिपिटेशन ऑफ अ सोल। अब प्रेसिपिटेशन वैल्यू तो ऑब्वियसली कि कितने मिलीग्राम अमाउंट आपकी इलेक्ट्रोलाइट की लग रही है कि वो सोल को प्रेसिपिटेट करवा दे, तो ये आपकी प्रेसिपिटेशन या फ्लोक्यूलेशन वैल्यू है। इसको आपने प्रेसिपिटेटिंग पावर से मिक्स नहीं करना। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की फ्लोक्यूलेशन वैल्यू गिवन है, और फ्लोक्यूलेशन वैल्यू आपके पास सबसे कम किसकी आ रही है? यहाँ पे ये देखें, सबसे कम आपकी आ रही है जो आपका हाई चार्ज है एल्यूमिनियम +3, तो ये सबसे कम, तो इसका मतलब है कि प्रेसिपिटेटिंग पावर और आपकी फ्लोक्यूलेशन वैल्यू इन्वर्स हुई ना, एल्यूमिनियम +3 की फ्लोक्यूलेशन वैल्यू कम है, सबसे कम है। और सोडियम क्लोराइड देखें जिसमें सोडियम प्लस चार्ज के साथ है, तो इसकी फ्लोक्यूलेशन वैल्यू सबसे ज़्यादा, दैट इज़ 9.30। तो फ्लोक्यूलेशन वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी उतना चार्ज ज़्यादा होगा, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जितना चार्ज ज़्यादा है उतना ही आपकी फ्लोक्यूलेशन वैल्यू कम होगी, उतना ही कम आपको इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट दी प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल। गोल्ड नंबर, इसका जिक्र मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, जो प्रीवियस टेस्ट थे, जो टेस्ट डिस्कशन मैं करती हूँ उसमें ज़रूर ये बात करती हूँ। लायोफिलिक सोल जो होते हैं वो अगर हम उनको लायोफोबिक सोल में डालें तो क्या हो जाता है कि लायोफोबिक सोल की एक तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, और क्योंकि इनके दरमियान इलेक्ट्रोफोर्सेस अट्रैक्शन की वजह से एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना होता है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब ये प्रेसिपिटेट नहीं हो पाते। आपको मैंने बताया कि जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं ये रिवर्सिबल सोल्स हैं और ये ज़्यादा स्टेबल हैं और इनकी प्रेसिपिटेशन इजीली नहीं होती। लेकिन जो आपके लायोफोबिक सोल है ना, ये बहुत जल्दी कोएगुलेट हो जाते हैं, क्लॉट्स बना लेते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। तो इसको कम करने के लिए हम ऐसी चीज़ डालते हैं जिससे इनकी प्रेसिपिटेशन रेजिस्ट करे, और वो चीज़ है आपका लायोफिलिक सोल। लायोफिलिक सोल, अब इस प्रोसेस को आप प्रोटेक्शन कहते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन हो रही है ना, कोएगुलेशन से बच रहा है आपका लायोफोबिक सोल। गोल्ड नंबर, इसको इंट्रोड्यूस कराया था ज़िगमॉन्डी ने, और इट इज़ डिफाइंड एज, आपको पूरी स्टेटमेंट आनी चाहिए पीपीएससी के एग्ज़ाम में, इस तरह की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, और वो स्टेटमेंट में से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, लाइक 10% NaCl ये पूछ सकते हैं, 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गोल्ड सोल ये पूछ सकते हैं। तो आपको पूरी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, विच इज़ द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड दैट विल प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गोल्ड सोल। तो गोल्ड सोल क्या आपकी हाइड्रोफोबिक सोल है ना, ऑन एडिशन ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं इसके अंदर, तो ये उसको कोएगुलेट होने से बचाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि स्मॉलर द गोल्ड नंबर ग्रेटर विल बी इट्स प्रोटेक्टिव पावर। जितना कम मिलीग्राम हाइड्रोफिलिक कोलॉइड यूज़ होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छा वो प्रोटेक्टिव है, उतना ही ज़्यादा अच्छी वो प्रोटेक्शन करेगा, उतनी ही उसकी प्रोटेक्टिव पावर इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ पता होना चाहिए, जैसे जिलेटिन है, हीमोग्लोबिन है, एग एल्ब्यूमिन है और पोटैटो स्टार्च है। पोटैटो स्टार्च का जो गोल्ड नंबर है वो सबसे ज़्यादा है, जितना ज़्यादा गोल्ड नंबर उतनी कम प्रोटेक्टिव पावर, जितना कम गोल्ड नंबर उतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव पावर। तो ये सबसे अच्छा है जेलेटिन, देन सीजन, हीमोग्लोबिन, एग एल्ब्यूमिन, डेक्स्ट्रिन, एंड देन एट द लास्ट पोटैटो स्टार्च। प्रिपरेशन ऑफ सोल, सोल को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके दो बेसिक मेथड्स हैं, यहाँ पे मैंने एरो नहीं लगाया, डिस्पर्जन मेथड एंड एग्रीगेशन मेथड। डिस्पर्जन मेथड में क्या है कि आप जो बड़े साइज़ के पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करो टू द कोलाइडल साइज, और ये आपका डिस्पर्जन मेथड है। इसमें 2-3 तरह के मेथड्स हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रो
डिस्पर्जन और पेप्टाइजेशन। और एग्रीगेशन मेथड जो है वो है आपके जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं ये यूनाइट होके एग्रीगेट बना के आपके बड़े पार्टिकल्स बना लेते हैं कोलाइडल साइज के। तो ये बन किस तरह से हो सकता है? रिडक्शन से, ऑक्सीडेशन से, हाइड्रोलिसिस से, डबल डिकम्पोजिशन से। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल डिस्पर्जन, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन, पेप्टाइजेशन, ये मैं डिस्कस करने लगी हूँ। मैकेनिकल डिस्पर्जन में क्या है? कोई मैकेनिकल फोर्स लग रही है, आपका जो सब्सटेंस है उसको ग्राइंड किया जाएगा इन अ मिल और उसको शेक किया जाएगा विद मीडियम, ठीक है। कोर्सली सही अच्छी तरह से उसको ग्राइंड करना है, फिर मीडियम के साथ उसको शेक करना है, कोर्स सस्पेंशन बनेगा, फिर मिल यूज़ होगी जो कि उसको प्रेस करेगी और कोर्स सस्पेंशन के पार्टिकल को और स्मॉल करके कोलाइडल साइज पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देगी। तो अब आपकी ग्रेफाइट लुब्रिकेंट है वो भी इस तरह से बनता है और पेंटिंग इंक जो है वो इस मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड से बनती है। इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मैथड एज द नेम इंडिकेट, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसमें डिस्पर्जन, कंडेंसेशन, एग्रीगेशन मेथड को कंडेंसेशन मेथड भी कहते हैं, मैंने आपको यहाँ नहीं बताया। इसमें दोनों मेथड यूज़ हो रहे हैं। क्या है? ये जो ब्रेडिक आर्क मेथड है इसको ही हम इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहे हैं और वो इलेक्ट्रोड आपने लेने हैं जिसका आपने हाइड्रोसोल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आप कौन कौन से ले सकते हैं? सिल्वर, गोल्ड, लेड और कॉपर, प्लैटिनम, ठीक है। ये आप ले सकते हैं, इनके हाइड्रोसोल्स बना सकते हैं। कोल्ड वाटर लेना है या फिर जो बाहर वाली साइड है आउटसाइड द बीकर आइस रखनी है और इसके अंदर आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट डालना है अलॉन्ग विद वाटर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और उसको आपका या तो इसका बना हुआ गोल्ड का, लेड, कॉपर, प्लैटिनम या सिल्वर। सो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रहे हैं, कनेक्ट करना है टू रिस्पेक्टिव सोर्स और फिर जो है इसकी आपके पास हाइड्रोसोल्स बन सकते हैं ऑफ कॉपर, लेड, प्लैटिनम, गोल्ड एक्सेट्रा। पेप्टाइजेशन आपके कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन का रिवर्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपका प्रेसिपिटेट बना हुआ है ना, इसी में आप इलेक्ट्रोलाइट डाल दें या आप वाटर डाल दें तो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन वापस बन जाएगा। तो ये आपको मैंने पहले ही भी बताया ना कि इसको हम रिवर्सिबल सोल के उसमें भी पढ़ सकते हैं। तो हाइड्रोफिलिक सोल जो है वो पेप्टाइजेशन करेंगे और आपको कोलाइडल सॉल्यूशन वापस दे देंगे। एग्जांपल्स इंक्लूड ग्लू, गम, जिलेटिन, स्टार्च, सोल एक्सेट्रा। जेल की बात करें तो जेल के अंदर जो आपका फेज़ है वो डिस्पर्स पार्टिकल हैं वो लिक्विड है और जो डिस्पर्जन मीडियम है वो आपका सॉलिड है, ठीक है। ये मीडियम है M और ये आपका डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स या डिस्पर्स्ड फेज़ है, ठीक है। और ये जेली लाइक कोलाइडल सिस्टम है ऑब्वियसली। और जो प्रोसेस है उसको कहते हैं जिलेशन। टाइप्स कौन कौन सी हैं? इलास्टिक वो जेल जो कि फोर्स अप्लाई करने के बाद एक तो उनकी शेप चेंज होती है और जब रिलीज़ करते हैं, स्ट्रेस रिलीज़ करता है तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं लाइक इलास्टिक। सो एग्जांपल्स इंक्लूड जिलेटिन, स्टार्च, सोप्स। नॉन इलास्टिक ऑब्वियसली दे आर रिजिड और ये वापस अपनी शेप में नहीं आते अगर इन पे स्ट्रेस अप्लाई किया जाए। एग्जाम्पल में सिलिका जेल। थिक्सोट्रोपिक बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। एक तो वैसे अगर रेस्ट पे हों तो जो आपके जेल पार्टिकल्स हैं ऑब्वियसली सेमी सॉलिड होते हैं, आपने देखा हुआ भी होगा, लेकिन अगर हम उसको शेक करें तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं थिक्सोट्रॉपी और ऐसे आपके जेल्स को कहते हैं थिक्सोट्रॉपिक जेल्स। एग्जांपल कौन कौन सी हैं? आयरन ऑक्साइड है, सिल्वर ऑक्साइड है, क्विक सैंड भी इसी तरह की थिक्सोट्रॉपिक ही है और थिक्सोट्रॉपिक पेंट भी इसी कैटेगरी में आते हैं। रियोपेक्टी या रियोपेक्टिक जेल्स कौन से होते हैं? जो कि शेकिंग पे वैसे तो सेमी सॉलिड हैं रेस्ट पे, लेकिन जब हम उसको शेक करें तो ये सॉलिड बन जाएं, तो दिस बिहेवियर इज नोन एज रियोपेक्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ जेल हाइड्रेशन। जो डिहाइड्रेटेड जेल है उसमें वाटर डालें तो फिर ये हाइड्रेटेड हो जाएगा, तो ये हाइड्रेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्वेलिंग है। तो स्वेलिंग क्या है कि जब आप ये आपका जेल एब्जॉर्ब करता है वाटर को तो वो स्वेल हो जाता है। सनराइसिस इज द वीपिंग ऑफ जेल, जिसमें क्या है कि सॉल्वेंट का रिमूव करना। सॉल्वेंट रिमूव कर जाए तो आपका जो जेल है वो श्रिंक कर जाएगा, ऑब्वियसली वॉल्यूम रिड्यूस होगा, आपका सॉल्वेंट रिमूव हो रहा है, इसको कहते हैं वीपिंग ऑफ जेल। एरोजोल्स में क्या है? मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो सॉलिड पार्टिकल्स या फिर जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो
डिस्पर्स हुए हुए हैं, आपका जो डिस्पर्जन मीडियम है वो सेम है, दैट इज़ गैस, लेकिन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। अगर सॉलिड इन गैस है तो मैं पहले भी बता चुकी स्मोक, लेकिन अगर लिक्विड इन गैस है तो ये आपकी फोग है, मिस्ट है, क्लाउड, स्प्रे, एरोजोल्स वगैरह। इमल्जन्स, इमल्जन क्या है? लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड पार्टिकल्स, लिक्विड फेज इन लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम, सही है। और ये जो दोनों लिक्विड हैं ये इमिसिबल हैं, ये एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, लाइक दिस, ऑयल एक लिक्विड है, वाटर एक लिक्विड है, ये दोनों इमिसिबल हैं। एक जाहिर से बता पोलर है, एक नॉन पोलर है। अब आपके पास लाइक डिजॉल्व लाइक वाला फिनोमेना है। इमल्जन में क्या होता है? इमल्जन में आपके जो ये फेज़ हैं दोनों ये मिक्स हुई हुई होती हैं। इसको इमल्जन बनाता कौन है? वो आपके इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं जो कि इस एक लिक्विड की इंटरफेशियल जो सरफेस टेंशन है और इसकी जो इंटरफेशियल टेंशन है इसको रिड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे आपको देख रहे हैं इमिसिबल लिक्विड्स हैं जो बिल्कुल भी कभी भी एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगे, लेयर बन जाती है, एक सेपरेट लेयर आपको नज़र आती है। ऑयल की डेंसिटी कम है इसलिए ऊपर और वाटर नीचे। लेकिन इमल्जन में क्या होता है? इमल्जन में आपके पास सरफेस टेंशन एक तो कम होती है, दूसरा जो इंटरफेशियल इनकी दोनों लिक्विड्स का इंटरफेशियल टेंशन है ना वो रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये इस तरह से एक इमल्जन की फॉर्म में आ जाते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, पहले मैंने ओ लिखा फिर मैंने डब्ल्यू, ऑयल इन वाटर। तो ऑयल इन वाटर का क्या मतलब है? ऑयल आपकी डिस्पर्स्ड फेज है और वाटर आपका मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम। तो इसमें आपके पास एग्जांपल मिल्क की आती है, जैसे आपका जो यहाँ पे ऑयल कौन सा वाला है? आपके बटर फैट है, वो डिजॉल्व हुआ हुआ है, वो डिस्पर्स हुआ हुआ है इन वाटर, तो वो आपका मिल्क होगा। नेक्स्ट देखें तो ये है वाटर इन ऑयल, वाटर आपका डिस्पर्स फेज है और ये आपका डिस्पर्जन मीडियम है। तो वाटर इज डिस्पर्स्ड फेज एंड ऑयल इज डिस्पर्जन मीडियम। तो इसकी एग्जांपल है आपके पास ग्रीस। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया जो कि इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस करवाता है और सरफेस टेंशन को डिक्रीज करवाता है, होल्ड करता है इस तरह से ऑयल के पार्टिकल्स को के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, अगर हम हमारे हाथों पे ऑयल लग जाए तो वो पानी से नहीं साफ़ हो सकता, उसको क्या करना पड़ता है? हमें सोप से साफ़ करना पड़ता है। अब सोप जो है वो एक इमल्सिफाइंग एजेंट है, ऑयल मॉलिक्यूल्स को, ड्रॉपलेट्स को होल्ड करके इस तरह से रखता है कि वाटर उसको रिमूव कर दे। अब सोप्स जो हैं ऑब्वियसली दे लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड और लोएफोबिक कोलाइड्स वगैरह भी हो सकते हैं। अब ये क्या करते हैं? दे रिड्यूस इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू लिक्विड्स, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ सोप्स अट्रैक्टेड बाय ऑयल, पोलर हेड एक्सटेंड इनटू द वाटर। अब ये देखिए ये पूरा आपका मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये ऑयल ड्रॉपलेट है और अब जो हाइड्रोकार्बन टेल है ये आपका सोप इमल्सिफाइंग एजेंट है। तो इसकी जो हाइड्रोकार्बन ये जो चेन है ना, फिर एसिड वाली चेन है, ये आपकी हाइड्रोकार्बन जो चेन है ये टेल है, इसको हम टेल कहते हैं, ये वाटर फियरिंग होती है। यहाँ पे ये जो नेगेटिव आपका एनायनिक सरफेक्टेंट है ना, यहाँ पे मैंने एग्जांपल एनायनिक सरफेक्टेंट की दी है। तो यहाँ ये जो हेड है ये एनायनिक है, आपके पास नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, ये पोलर ग्रुप है, पोलर हेड है और ये आपके अंदर से पता COO नेगेटिव यहाँ पे हो सकता है, कार्बोक्सिलेट। और यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन है तो ये तो आपकी हाइड्रोफोबिक टेल है। तो इस तरह से जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो इनसाइड इस तरफ होती है और जो आपका पोलर हेड होता है वो वाटर की, यहाँ पे आप समझे कि यहाँ पे वाटर है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो पोलर हेड है वो वाटर की तरफ है और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो ऑयल की तरफ है, ठीक है, वो ऑयल की तरफ एक्सटेंड हुई हुई है। सरफेक्टेंट्स क्या हैं? ऑब्वियसली आपको पता है जो कि सरफेस टेंशन को कम करते हैं, वाटर की सरफेस टेंशन को कम करते हैं। आपके सॉल्ट्स हैं, आपके डिटर्जेंट्स हैं। तो इसमें आपके पास होना क्या चाहिए? टाइप्स हैं एनायनिक सरफेक्टेंट और कैटायनिक सरफेक्टेंट। तो एनायनिक सरफेक्टेंट की एग्जांपल भी दी हुई है अल्काइल सल्फोनेट्स एंड कैटायनिक सरफेक्टेंट की भी एग्जांपल दी है, दैट इज अल्काइल ट्राई मिथाइल अमोनियम हेलाइड। अब यहाँ पे ना अच्छे डिटर्जेंट के लिए इसकी जो वैल्यू है वो कार्बन कितने होने चाहिए? R में 12 to 18। ऑलराइट, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।